सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल सा वीडियो। आज हम लोग देखने वाले हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि है CSR। नॉर्मली हम लोग इसको जानते हैं CSR के नाम पे। आप लोगों ने बहुत ही सुना होगा CSR CSR CSR। आज हम लोग डिकोड करेंगे कि ये CSR है क्या, और जो कुछ भी मैं करवाने वाला हूँ ये पूरा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए रहेगा। तो जो भी नोट्स है वो सारा आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को अभी के अभी ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें एंड सारे आपके नोट्स जो है वो आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ऑल्सो एट द सेम टाइम ये लेक्चर अलॉन्ग विद द PDF फाइल ये हमारे एप्लीकेशन में भी प्रोवाइडेड हो जाएगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करके रखा है तो एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कर ले, वहाँ पे आपको ढेर सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। एप्लीकेशन का लिंक भी हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई मेरे फटाफट वीडियो को एक बार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को दबा दो, सो दैट आप कभी भी कोई भी अपडेट मिस ना करें। थैंक यू सो मच, लेट्स गो। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग करेंगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन 135। सेक्शन 135 हम लोग कंपनी एक्ट में देखते। किस एक्ट में? कंपनीज एक्ट में देखते है ना। अब ये सेक्शन 135 कहता क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या। पहले एक जो है आपको बैकग्राउंड मैं दे देता हूँ, ये चीज़ क्या है, ये कहता क्या है और किस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले। नॉर्मली देखो इंडिया में बहुत सारे कंपनीज है ना। इंडिया में बहुत सारे कंपनीज तो है ही सर, बहुत सारे कंपनीज हैं। अब इन कंपनीज का थ्रू आउट द ईयर क्या रोल रहता है बताओ। इन कंपनीज का थ्रू आउट द रोल ये रहता है कि अपना कंपनीज का प्रॉफिट करे, अपना कंपनीज का प्रॉफिट करे एंड अपने कंपनीज का ग्रोथ करे। ज़्यादा से ज़्यादा अपने कंपनी का ग्रोथ हो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने कंपनी का प्रॉफिट हो। लेकिन यार हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, क्या सिर्फ अपना अपना करने से चलेगा या फिर दूसरों का भी सोचना होगा। तो कॉर्पोरेट्स को बताया गया है, गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट्स को बताया, कंपनीज एक्ट में कॉर्पोरेट्स को बताया कि भैया सुन, तू कर जो भी करना है कर, तेरे कंपनी को प्रॉफिट होगा ना तो उसमें से थोड़ा हिस्सा जो है ना सोशली आपको मदद करना होगा। सोशल एरियाज में, सोशल वीकनिंग एरियाज में जहाँ पे जो है मदद चाहिए होता है, उन सारे एरियाज में यू हैव टू कंट्रीब्यूट। ये कंट्रीब्यूशन है। क्या ये मैंडेटरी है? हाँ मैंडेटरी है। कौन से कंपनीज के लिए वो हम लोग देखेंगे आगे जाके, समझ में आ रहा है। गवर्नमेंट कहता है कि भैया आपने प्रॉफिट कमा लिया इतना ज़्यादा, अब थोड़ा कंट्रीब्यूट भी कर लो, अब थोड़ा कंट्रीब्यूट भी कर लो। और जिस कंपनीज के ऊपर ये पूरा पूरा लागू हो जाता है उनको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? इसलिए इसका नाम ही है कॉर्पोरेट, मतलब कंपनी का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, सोशली जो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसको फुलफिल करना होगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, इतना समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ये चीज़, एक बार थोड़ा समझ लें हम लोग फटाफट। सर चीज़ ये है कि CSR in relation to company means a social responsibility of a company towards the society or in the area in which it operates its business। अगर आप कानपुर की कंपनी हो तो कानपुर का, अगर आप कलकत्ता के हो तो कलकत्ता का, अगर आप दिल्ली के हो तो दिल्ली का, तो आपका जो एरिया है उसको डेवलप करो कम से कम, है ना। क्या ये नेसेसरी है सिर्फ उसी एरिया को डेवलप करें, या उन दूसरे एरियाज को भी डेवलप कर सकते हैं? हाँ दूसरे एरियाज को भी डेवलप कर सकते हो, है ना। लेकिन अपना अपना चीज़ होता है ना कि यार कलकत्ता का कंपनी है कलकत्ता को ही डेवलप करेंगे, दिल्ली का कंपनी है दिल्ली को, बैंगलोर का कंपनी बैंगलोर को, तो ये अब एक रहता है। तो इसलिए कहा कि आप करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं, कंपनीज एक्ट को कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ करना है अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा पूरा। समझ में आ रहा है? अपने एरिया को डेवलप करो या फिर आसपास के एरिया को डेवलप करो या किसी दूर जगह पे के एरिया को डेवलप करो, इंडिया का एरिया होना चाहिए, ये इस बात का ध्यान रखना है आपको। फिर क्या बताए सर? फिर बताए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR मीन्स द एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय ए कंपनी इन परसुएंस ऑफ इट्स स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन लेड डाउन इन सेक्शन 135। तो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, सेक्शन 135 क्या कहता है? कहता है कि तुमको ये जगहों पे ये एक्टिविटीज जो है ये करना है। सर वो लिस्टेड है क्या, कौन सा एक्टिविटीज़ कौन से जगहों पे हम लोग सोशल जो है CSR एक्टिविटीज़ कर सकते हैं? हाँ CSR एक्टिविटीज़ लिस्टेड है अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 7 में। शेड्यूल 7 में सब कुछ लिस्टेड है, कहाँ कहाँ पे आप लोग जो है डोनेट कर सकते हो, कहाँ कहाँ पे पैसा लगा सकते हो, और वो CSR एक्टिविटी जो है वो माना जाएगा। वो हम लोग देखेंगे लास्ट में एकदम। ठीक है, देखो एक बार फटाफट दिखा देता हूँ आप लोग को। ये जो एरियाज है ना सेक्शन 135, शेड्यूल कितना बताओ ना, 5, 6, 7, समझ में आ रहा है?
इसमें लिखा है कौन से एरियाज में आपको पैसा डालना है, और यहाँ पे डालोगे तो सोशल कॉर्पोरेट CSR जो है एक्टिविटी आपने किया है ये माना जाएगा। अगर आपके मन मुताबिक आप पकड़ लो लंदन में जाके आप CSR एक्टिविटीज़ कर रहे हो तो भैया वहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? वहाँ पे आपने कुछ अच्छा खासा करके आया, पाकिस्तान में आपने डोनेट करके आ गए, चाइना में डोनेट करके आ गए, USA में डोनेट करके आ गए, भैया CSR एक्टिविटी ऐसा नहीं माना जाएगा। समझ में आ रहा है? क्या क्या चीज़ें हैं वो हम लोग यहाँ पर लास्ट में देखेंगे। अभी हम लोग देखने वाले कि CSR ये है क्या चीज़ सर। ठीक है, पूरा कंप्लीट सेक्शन यहाँ पे समा चुका है, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना। आपको पूरा एग्जामिनेशन के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है इस सेक्शन में से सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा इसी वीडियो में, तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को। ठीक है, ओके। ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 बट शेल नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग नेमली। बोले कि सेक्शन 135 में जो बोला गया है, ठीक है, क्या बोला गया है? आपको डोनेट करना है, आपको CSR एक्टिविटीज़ में डोनेट करना है, आपको CSR एक्टिविटीज़ करना है। ठीक है, तो CSR एक्टिविटीज़ करो, लेकिन ये सारे अगर आपने किया इनको CSR एक्टिविटीज़ कंसिडर नहीं किया जाएगा। फिर से एक बात बता दूं आपको, देखो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द एक्टिविटीज़, मतलब वो एक्टिविटीज़ है जो कि सेक्शन 135 में बताया गया है, लेकिन इनके अलावा सेक्शन 135 में जो भी बताया गया है, सेक्शन 135 में क्या बताया पता है? बोले कि शेड्यूल 7, हर जगह पे आप देखोगे लिखा है शेड्यूल 7 में जो एक्टिविटीज़ है, शेड्यूल 7 में जो एक्टिविटीज़ है, तो शेड्यूल 7 तो हम लोग देखेंगे बाद में। तो बोले कि वो सारे है CSR एक्टिविटीज़, लेकिन ये CSR एक्टिविटीज़ हम लोग नहीं मानेंगे। कौन से एक्टिविटीज़ CSR नहीं है क्या हम लोग देखें एक बार, उसके बाद हम लोग देखेंगे एप्लीकेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद हम लोग एप्लीकेबिलिटी देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कौन सा चीज़ जो है CSR एक्टिविटी है ही नहीं। सबसे पहला एक्टिविटीज अंडरटेकन इन परसुएंस ऑफ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी। ये आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, ये आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, ये काम ही है आपका, ये बिजनेस का जो है आपका ऑब्जेक्ट ही है, आपके कंपनी का ऑब्जेक्ट ही ये है। ठीक है, आपके कंपनी का ऑब्जेक्ट ही ये है। आप स्पोर्ट्स स्पॉन्सर करते हो, ठीक है, आपका कंपनी का ऑब्जेक्ट ये है कि आप हॉस्पिटल का कंपनी है आपका, ठीक है, प्राइवेट कंपनी है आपका या फिर पब्लिक कंपनी है आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ जी। तो अगर आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ही वो एक्टिविटीज़ है तो वहाँ पे CSR आपने किया ऐसा हम लोग नहीं मानेंगे। समझ में आ रहा है? मतलब पकड़ लो, मैं आपको समझाता हूँ। बोले कि लोगों का मदद करना, लोगों का मदद देखो बहुत प्रकार से हो सकता है। ठीक है, हेल्थ केयर से भी हो सकता है, लेकिन अगर हेल्थ केयर का मदद हो सकता है, हेल्थ केयर के माध्यम से क्या हम लोग CSR एक्टिविटीज़ कर सकते हैं? हाँ, हेल्थ केयर के माध्यम से भी हम लोग CSR एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, हेल्थ केयर के माध्यम से भी हम लोग CSR एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बोले कि अगर आपका कंपनी ही उसी चीज़ का है, हेल्थ केयर का कंपनी है, तो आप तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है ना वो हम लोग CSR एक्टिविटीज़ में नहीं मानेंगे। ये समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है? हाँ सर, इतना तो समझ में आ रहा है सर, बहुत ही अच्छा। ओके, उसके बाद देखो, any activities undertaken by company outside India except for the training of Indian sports personnel representing any state, union territory at national level or India at international level। देखो क्या होता है ना, बाहर के कोचेस जो है, बाहर देशों के जो कोचेस है बहुत एडवांस्ड है। समझ में आ रहा है? क्योंकि उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, एडवांस वे है, मेथड है स्पोर्ट्स को जो है प्रमोट करने का, स्पोर्ट्स को बेटर बनाने का। तो हम लोग अपने बच्चों को क्या करते हैं, हम लोग अपने जो प्लेयर्स हैं उनको क्या करते हैं कि बाहर देश में हम लोग भेज देते हैं उनको कि यार तुम जाओ वहाँ पे जाके प्रैक्टिस करो, जाके देखो, जाके सीखो क्या है नहीं है, फिर आओ इंडिया में आके इंडिया के लिए आप लड़ो, इंडिया के बिहाफ पे आप लड़ो, है ना, नेशनल लेवल हो जाए, इंटरनेशनल लेवल हो जाए, इंडिया को रिप्रेजेंट करो। समझ में आ रहा है? तो ट्रेनिंग पर्पस के लिए इंडियन स्पोर्ट्स में कोई भी किसी भी इंसान का ट्रेनिंग पर्पस के लिए अगर आप उसको बाहर भेज रहे हो, समझ में आ रहा है ना, अगर उसको बाहर भेज रहे हो, पकड़ लो आपका कंपनी है S लिमिटेड, आपका कंपनी ने स्पॉन्सर कर दिया, बोला कि सुन जितने भी रेसलर्स हैं इंडिया में सबको बाहर भेजो, ट्रेनिंग करवाना है। तो क्या ये CSR एक्टिविटीज़ में आता है? हाँ, आ जाता है। लेकिन सर ये तो आउट ऑफ इंडिया हो रहा है ना, आउट ऑफ इंडिया आप, लेकिन किसके लिए कर रहे हो आप? किसके लिए कर रहे हो? इंडिया के प्लेयर्स के लिए कर रहे हो ना, इंडिया के प्लेयर्स के लिए जो कि बाद में आके इंडिया के लिए ही लड़ेंगे, इंडिया के बिहाफ पे ही फाइट करने वाले, इंडिया के बिहाफ पे ही प्ले करने वाले। समझ में आ रहा है ना? तो ये चीज़ नॉर्मली तो आउटसाइड इंडिया कोई भी आप एक्टिविटी कर लो वो हम लोग CSR में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, एनी एक्टिविटी अंडरटेकन बाय कंपनी आउटसाइड इंडिया एक्सेप्ट फॉर द ट्रेनिंग ऑफ इंडियन स्पोर्ट पर्सनल रिप्रेजेंटिंग एनी स्टेट,
यूनियन टेरिटरी, नेशनल लेवल, इंडिया, एनी इंटरनेशनल लेवल। मतलब जो कि नेशनल लेवल विनर्स है, नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल्स के विनर्स हैं, ठीक है, उनको आप स्पॉन्सर कर रहे हो। समझ में आ रहा है ना? रिप्रेजेंटिंग एनी स्टेट लेवल प्लेयर्स, समझ में आ रहा है? ऐसे मतलब कोई भी इंसान को आप स्पॉन्सर कर रहे हो, ऐसा नहीं। स्टेट लेवल प्लेयर्स, नेशनल लेवल प्लेयर्स, इंटरनेशनल लेवल प्लेयर्स, समझ में आ रहा है? उनको आप स्पॉन्सर कर रहे हो, उनको आप बाहर भेज रहे हो, पैसा लगा रहे हो उनके पीछे कि वो लोग अच्छे से सीखे, ट्रेनिंग लेकर आए, समझ में आ रहा है ना? और इंडिया के लिए लड़े, तो वो चीज़। उसके बाद क्या है सर? उसके बाद ये है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी अमाउंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी को आप पैसा भी दे रहे हो, वो CSR एक्टिविटी माना जाएगा? नहीं, वो CSR एक्टिविटी नहीं माना जाएगा। एक्टिविटीज बेनिफिटिंग एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, तो कोई ऐसा एक्टिविटीज में आप पैसा डाल रहे हो जहाँ पे आपके खुद की कंपनी के एम्प्लॉयज को बेनिफिट हो रहा है, तो वो CSR एक्टिविटी नहीं माना जाएगा, ठीक है। फिर एक्टिविटीज सपोर्टेड बाय द कंपनीज ऑन स्पॉन्सरशिप बेसिस फॉर डिराइविंग मार्केट बेनिफिट्स फॉर इट्स प्रोडक्ट और सर्विसेज, तो ऐसा एक्टिविटीज आप कर रहे हो, आप स्पॉन्सर कर रहे हो, ऐसा एक्टिविटीज आप स्पॉन्सर कर रहे हो जिन एक्टिविटीज को करके आपको मार्केटिंग बेनिफिट हो रहा है, आपके कंपनी को, आपके प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज का मार्केटिंग हो रहा है, इस प्रकार के एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व हो। तो मोटा मोटा बात ऐसा है कि अगर आपके खुद के बेनिफिट के लिए कुछ कर रहे हो तो वो CSR एक्टिविटी में नहीं आएगा, समझ में आ रहा है? उसके बाद क्या है? बोले एक्टिविटीज कैरीड आउट फॉर फुलफिलमेंट ऑफ एनी अदर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस अंडर एनी लॉ इन इंडिया इन्फोर्स इन इंडिया। इसका मतलब ये है कि कोई भी एक्टिविटीज़ आप कर रहे हो जो कि आपका स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, जो कि करना ही होता है नॉर्मली, ठीक है, इंडिया में आपको करना होता है ये सारी चीज़ें, ये आपका स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस है, तो एज अ कंपनी आपको करना पड़ता है, तो वो सारे एक्टिविटीज़ भी आपके CSR में कंसिडर नहीं होगा, ठीक है। कैरीड आउट फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ एनी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया, समझ में आ चुका है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? हाँ जी, ओके। इन सारे एक्टिविटीज को हम लोग CSR नहीं मानेंगे। तो सर कौन से एक्टिविटीज को CSR मानेंगे? वो लास्ट में देखेंगे, एकदम स्पेशल चीज़ है वो, लास्ट में देखेंगे कौन से एक्टिविटीज को CSR मानेंगे। एप्लीकेबिलिटी देख लेते, कौन से कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबिलिटी है। सर मैंने नया कंपनी खोला है, सर मेरे ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा क्या? सर नहीं, आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, तभी होगा जब ये फुलफिल होगा। एवरी कंपनी जिसके पास और है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे और है, और मतलब इनमें से कोई भी एक अगर अट्रैक्ट कर ले तो आपके ऊपर लग जाएगा CSR। अगर आपका नेटवर्थ जो है 500 करोड़ है या फिर उससे ज़्यादा, टर्नओवर 1000 करोड़ है या फिर उससे ज़्यादा, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ है या फिर उससे ज़्यादा, इन तीनों में से कोई भी एक अगर अट्रैक्ट कर रहे हो, एक भी आपके कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल हो जा रहा है, तो आपको CSR एक्टिविटी करना होगा। नेटवर्थ आपका कंपनी का है 500 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा, नेटवर्थ आपके कंपनी का 500 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा, टर्नओवर आपके कंपनी का है 1000 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा, नेट प्रॉफिट आपकी कंपनी का है 5 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा, तो आपके ऊपर CSR कंप्लीटली एप्लीकेबल हो जाता है। समझे भाई मेरे? कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, बवाल। आगे बढ़िए सर। देखो, ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर shall constitute CSR committee of the board and undertake CSR activities। आपको क्या क्या करना होगा? CSR कमेटी बनाना होगा। आपको क्या करना होगा? CSR एक्टिविटीज कौन अंडरटेक करेगा? CSR कमेटी। CSR को मतलब प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने के लिए कमेटी चाहिए होता है। CSR सर हर कंपनी को चाहिए होता है? नहीं, हर कंपनी को चाहिए नहीं होता है। किनको नहीं चाहिए होता है सर? देखो However, if the amount required to be spent as CSR is 50 lakh or less, अगर आपने पूरा कैलकुलेट करके देख लिया कि कितना अपनों को अमाउंट स्पेंड करना है CSR में, सर कितना नॉर्मली स्पेंड करना होता है? 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। ये है आपका गुरु मंत्र। वो आगे जाके हम लोग देखेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, टेंशन मत लो, मतलब भयभीत नहीं होना कि सर ये क्या बात कर रहे हो आप, 2% ये फाइनेंशियल ईयर ये क्या हो चुका है, ऐसा नहीं, आराम से देखेंगे। सिर्फ इतना समझो, मैंने आज कैलकुलेट किया बैठ के कि मेरे को CSR एक्टिविटीज़ में कितना इन्वेस्ट करना है, ठीक है, क्योंकि करना तो है। मेरा कंपनी इन तीनों में से एक में तो अट्रैक्ट हो जाता है। मेरी कंपनी का नेट प्रॉफिट चलो पकड़ लो 5 करोड़ से ज़्यादा है, तो मेरे को करना तो है CSR। मैंने कैलकुलेट किया पूरा, अपना हिसाब किताब लगा के, जो भी प्रोविजंस है उसको लगा के मैंने कैलकुलेट किया, तो देखा कि यार 50 लाख से कम मेरा CSR एक्टिविटीज़ में इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो अगर 50 लाख से कम है ना आपका इन्वेस्टमेंट, आपको अगर करना पड़ रहा है,
तब आपको CSR कमेटी नहीं चाहिए होता, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही कर लेगा। समझ में आ रहा है? रिक्वायरमेंट टू कंस्टिट्यूट CSR shall not be applicable and its functions shall be discharged by board of director। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर लेगा, ठीक है। मैं कर लेता हूँ, आप जाके IPL टीम बनाओ, ऐसा करके चीज़ है। समझ में आ रहा है ना? CSR कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 50 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट करना है, 50 लाख के कम का आपको जो है डोनेट करना है, या फिर आपको खर्चा करना है इन CSR एक्टिविटीज़। Further, the CSR provision would also apply to Section 8 companies registered under the Act and foreign companies registered in India। तो Section 8 कंपनीज के ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएगा एंड फॉरेन कंपनीज के ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएगा जो कि इंडिया में है। समझ में आ चुका है? हाँ जी, ओके, इतना समझ में आ चुका है? ओके सर, एप्लीकेबिलिटी समझ में आ चुका है, ठीक है। अब CSR कमेटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उससे पहले मैं करवाऊंगा आपको एक्सपेंडिचर, CSR एक्सपेंडिचर, ठीक है। उससे पहले मैं करवाऊंगा एक्सपेंडिचर। कितना करना है खर्चा सर, ये तो बताओ पहले। सर खर्चा करना है, कितना करे खर्चा सर? पूरा जो भी दौलत है सर लुटा दे क्या CSR एक्टिविटीज में? नहीं, सुनो, सिंपल चीज है, बहुत सिंपल है। कंपनी को एटलीस्ट 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का करना होगा। मतलब सर समझाओ सर, ये बहुत डिफिकल्ट है, समझाता हूं। देखो, बोले कि आपका कंपनी है S लिमिटेड, ठीक है, आपका कंपनी है S लिमिटेड। पकड़ लो, आप 2023 में बैठ के सोच रहे हो कि मेरे को CSR एक्टिविटी कितना करना है, तो प्रोविजन में बताया 2% करना है। कितना करना है? 2% करना है, 2%। किस चीज का? एवरेज नेट प्रॉफिट का। 2% किस चीज का? एवरेज नेट प्रॉफिट का। एवरेज नेट प्रॉफिट कौन से ईयर का? मेड ड्यूरिंग 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इसका कौन सा होगा? एक तो होगा बताओ ना, 2023 है ना, तो 2020 से पकड़ते, 2020 to 2021, 2021 to 2022, 2022 to 2023, ये 3 हो जाएगा इसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, है ना। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इसका 3 साल हो जाएगा ना। इससे पहले इमीडिएटली प्रीसीडिंग 2023 से पहले क्या आता है? 2022, 2021 एंड 2020। तो ये जो साल है, इनमें जितना भी आपका नेट प्रॉफिट हुआ है ना, उसका एवरेज ले लेंगे। पकड़ लो, 2021 में 5 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे 10 करोड़ का, यहाँ पे 15 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। इन तीनों का हम लोग एवरेज ले लेंगे। जैसे ही एवरेज ले लिया इन तीनों का, उसके ऊपर हम लोग करेंगे 2%। समझ में आ रहा है? उसके ऊपर हम लोग करेंगे 2%। गॉट इट? तो इतना तो पता लग रहा है सर कि 2% किसका लेंगे, एवरेज नेट प्रॉफिट क्या है, ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आ चुका है। सर सुनो ना सर, मैंने अपना कंपनी का इनकॉर्पोरेशन किया 2021 को, अब चल रहा है 2023। सर 3 साल हुआ ही नहीं सर, 3 साल का फाइनेंशियल ईयर मेरा प्रीवियसली है ही नहीं सर, तो क्या करें? तो बेटा क्या करना है, 2 साल हुआ है ना, 2 साल का एवरेज नेट प्रॉफिट लो 2% का। समझ में आ रहा है? हाँ जी, समझे बाबू? ओके, तो अगर 2 साल का है ना, 2 साल का ही लेना है, ये हम लोग आगे जाके देखेंगे, टेंशन मत लो। अच्छा, इतना समझ में आ रहा है? ओके, मतलब 3 साल का मिनिमम है, एवरी ईयर आपको 3 साल का ही लेना पड़ता है। समझ में आ रहा है? मिनिमम। और अगर 3 साल नहीं हुआ तो 2 साल हुआ है ना, तो 2 साल का ले ले, ठीक है। और देखो ना भाई मेरे, और वेयर द कंपनी हैज नॉट कंप्लीटेड द पीरियड ऑफ 3 years इट्स इनकॉर्पोरेशन, प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग सच इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल, जितना भी ईयर हुआ है उससे पहले 1 साल हुआ है ना कम से कम, 2 साल हुआ है ना कम से कम, तो उतना उसका एवरेज ले लो 2%। सर 1 साल हुआ है, 1 साल का एवरेज कैसे ले सर? 1 ही साल हुआ है सर। अगर 1 साल हुआ है तो 1 ही साल का 2% ले ले। अगर तेरा कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है 2022 को, और तू 2023 में बैठ के सोच रहा है कि कितना करना है CSR, तो 2 को ही हुआ है, 1 ही साल हुआ है, तो इसका 2% ले ले। अगर 2 साल हुआ है तो इन दोनों का एवरेज कर ले नेट प्रॉफिट का, फिर 2% कर ले। अगर 3 साल हुआ है तो 3 साल।
सर अगर 4 साल हुआ तो 4 साल हुआ है तो 4 साल का नेट प्रॉफिट ले ले, नहीं 3 साल का ही होगा नेट प्रॉफिट। समझ में आ रहा है? 2023 अगर पकड़ ले, 2025 है, 2025 में आप बैठे हो, आप सोच रहे हो, तो 2024, 2023 और 2022 का आप लोगे इमीडिएटली प्रीसीडिंग नेट प्रॉफिट। ऐसा नहीं कि 2021 का ले लिए, सॉरी 2001 का ले लिए, 2002 का ले लिए, ऐसा नहीं, इमीडिएटली प्रीसीडिंग जो है वो वाला ईयर। समझ में आ चुका है? हाँ सर, इतना तो समझ में आ चुका है सर, इससे ज़्यादा क्या और मतलब बवाल और क्या, ये समझ में आ चुका है सर। आगे बढ़ते सर फिर, ओके आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट है, इन एब्सेंस ऑफ CSR कमिटी बोर्ड विल डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ CSR कमिटी। ये मेरे को पता है सर, आपने बताया था CSR कमिटी नहीं है तो बोर्ड करेगा। प्रोविजंस रिगार्डिंग स्पेंडिंग CSR एक्सपेंडिचर, स्पेंड करना। देखो, वाइल कंसिडरिंग एनी एक्टिविटी फॉर CS एक्सपेंडिचर फॉलोइंग प्रोविजन शुड बी टेकन केयर ऑफ। आप कोई भी एक्टिविटी चुनना चाहते हो, कहाँ से चुनना है सर? कहाँ से चुने सर? यहाँ से चुनना है। कोई भी एक्टिविटी आपको चुनना है, प्रोमोटिंग एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये सारा कोई भी अगर आपको चुनना है, चुनने से पहले आपको ये गाइडलाइंस फॉलो करना होगा। द कंपनी शैल गिव प्रेफरेंस टू द लोकल एरिया सबसे पहले, एंड एरियाज अराउंड इट वेर इट ऑपरेट सबसे पहले, फॉर स्पेंडिंग द अमाउंट एंड मार्क्ड फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज। लोकल एरिया को प्रेफरेंस दो सबसे पहले। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इनकर्ड बाय द कंपनी शैल नॉट एक्सीड 5% ऑफ द टोटल CSR एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी फॉर द फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इनकर्ड बाय द कंपनी, मतलब देखो CSR एक्सपेंडिचर करना है ना, CSR एक्सपेंडिचर करना है, सुन यार सुन, CSR एक्सपेंडिचर करना है, पकड़ लो 5 करोड़ रुपए। इस 5 करोड़ रुपए को एक्टिविटीज़ में डालने के लिए आपको पूरा एक एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए होता है, बिठाना पड़ेगा आपको, तो उसमें भी तो खर्चा लगेगा। कितना खर्चा करे? टोटल आपका जो CSR एक्सपेंडिचर है 5 करोड़ का, इसका 5% से ज़्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स इनकर्ड बाय द कंपनी शैल नॉट एक्सीड 5% ऑफ द टोटल CSR एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी फॉर द फाइनेंशियल ईयर। समझ में आ चुका है? हाँ जी, इसको मेंटेन करने के लिए, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए CSR एक्टिविटीज़ को जितना आपको खर्चा करना पड़ रहा है, वो खर्चा जो है ना वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किसका 5% सर? जो हमारा टोटल अमाउंट है CSR एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट करने का, वो वाला। ठीक है, ओके। फिर देखो, एनी सरप्लस अगर आ रहा है आउट ऑफ द CSR एक्टिविटी शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ बिजनेस प्रॉफिट एंड शैल बी प्लग्ड बैक इनटू द सेम प्रोजेक्ट और shall be transferred to the unspent CSR account and spent in accordance of CSR policy and annual action plan, or transfer such surplus amount to a fund specified in Schedule 7 within a period of 6 months of the expiry of the financial year। इसका मतलब समझाओ सर। सुनो, देखो क्या बोले, एनी सरप्लस अराइजिंग आउट ऑफ CSR एक्टिविटी, CSR एक्टिविटीज करने में मेरे को जो भी सरप्लस अमाउंट आ रहा है शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द बिजनेस प्रॉफिट। ये बिजनेस प्रॉफिट का हिस्सा नहीं बनेगा। एक चीज़ बताओ सर, अच्छे से बताओ, CSR एक्टिविटी तो एक प्रकार का डोनेशन है, वहाँ पे मेरे को सरप्लस कैसे होगा? वहाँ पे मेरे को सरप्लस तो मतलब सर ऐसा है कि पैसा आ रहा है मेरे पास, लेकिन CSR एक्टिविटी का मतलब होता है पैसा जाना, मेरे को डालना है पैसा। तो अगर मेरे को पैसा डालना है तो पैसा आएगा कैसे? सरप्लस कैसे होगा? देखो समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपका कंपनी है S लिमिटेड, सैम लिमिटेड, ठीक है। आपने सोचा है कि आप ना गरीब बच्चों को खाना खिलाओगे एवरी सैटरडे एंड संडे एंड सैटरडे आप गरीब बच्चों को खाना खिलाओगे। आपने सोचा 5 करोड़ का खाना खिलाऊंगा मैं 1 साल में, पूरा एकदम स्टेट में जितने भी बच्चे सबको खिला रहे हो आप, गरीब बच्चे, ठीक है, या फिर अनाथ आश्रम के बच्चों को। तो कहीं पर भी आप इन्वेस्ट करो, ये एज एन एग्जाम्पल ले रहे हो आप, एज एन एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, और एज एन एग्जाम्पल ही लेना इस चीज़ को, ठीक है। तो आप ऐसा मतलब आप दे रहे हो, आप जो है खाना खिला रहे हो बच्चों को, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आपकी कंपनी को डोनेशन मिला है 14 करोड़ रुपीज़ का, 14 नहीं, चलो राउंड ऑफ कर देते हैं, 10 करोड़ रुपीज़ का, 10 करोड़ रुपीज़ का आपको पूरा डोनेशन मिला। ये कार्य आप करते हो तो लोग जो है बहुत खुश हो चुके हैं, आपको डोनेट कर रहे हैं, 10 करोड़ रुपए का डोनेशन आपको मिल चुका है कंपनी को। तो एक बात बता, ये CSR एक्टिविटीज़ करने गए आप, 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 5 करोड़ का तो प्रॉफिट हो गया आपको भाई मेरे, 10 करोड़ का आपको मिला है डोनेशन, 5 करोड़ का सरप्लस अमाउंट।
तो बता रहा है कि प्रॉफिट प्रॉफिट मत बताना इसको, ये प्रॉफिट नहीं है, ये क्या है, ये प्रॉफिट नहीं है, ये सरप्लस अमाउंट है, ये सरप्लस अमाउंट है। समझ में आ रहा है? तो कोई भी सरप्लस अगर हो रहा हो आउट ऑफ सीएसआर एक्टिविटीज शैल नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ बिजनेस प्रॉफिट, वो बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, और उसको फिर से आपको डाल देना पड़ेगा सेम प्रोजेक्ट में। यही 5 करोड़ रुपए जो है वो दोबारा से इसी प्रोजेक्ट में डाल दो। ये बच्चों को खाना खिला रहे हो, इसको इन्वेस्ट कर दो बच्चों को खाना खिलाने में ही। समझ में आ रहा है? या फिर इस सेम प्रोजेक्ट में डाल दो, या फिर शैल बी ट्रांसफर टू एन अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट, इसको कहते हैं अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट, वहां पे आप डाल दो। एक अकाउंट रहेगा जिसको कहा जाता है अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट, उसमें डाल दो, एंड स्पेंड इन अकॉर्डेंस ऑफ सीएसआर पॉलिसी, और उसको फिर आप सीएसआर पॉलिसी के अकॉर्डिंग स्पेंड करना है। अभी इस साल में तो आपको 5 करोड़ का सरप्लस हुआ है, इसको डाल दो आप, आपको अभी इन्वेस्ट नहीं करना है, ये 5 करोड़ आप डाल दो। कहाँ पे डालना है? सीएसआर अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट में। फिर इसको दोबारा से अगले साल आप ये इसको क्या कर सकते हो, स्पेंड कर सकते हो सीएसआर पॉलिसी के अकॉर्डिंग, एंड एनुअल एक्शन प्लान, और ट्रांसफर सच, और या फिर और एक और है, ट्रांसफर सच सरप्लस अमाउंट टू अ फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7, या फिर ट्रांसफर कर दो इन सारे पैसों को एक फंड में जो कि स्पेसिफाइड है इन शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 में एक फंड के बारे में हम लोग देखेंगे जहाँ पे आप ये पैसा जो है वो डाल के रख सकते हो विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। समझ में आ रहा है? मतलब सर 2023 को आप सीएसआर एक्टिविटीज़ कर रहे हो, 2023 को आप सीएसआर एक्टिविटीज़ कर रहे हो, 2023 को आप सीएसआर एक्टिविटीज़ कर रहे हो, ठीक है। 2023 को आप सीएसआर एक्टिविटीज़ कर रहे हो, करते हुए आपको 5 करोड़ का सरप्लस अमाउंट आ चुका है। कैसे आया सर? ये मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। जैसे 2023 खत्म होता है, इसके 6 महीने के अंदर अंदर सारा पैसा डाल दो। कहाँ पे? या तो सेम प्रोजेक्ट में लगा दो, या तो अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट में डाल दो, या तो शेड्यूल 7 में जो और एक अकाउंट के बारे में उन लोगों ने बात किया है जिसको कहा जाता है सरप्लस अमाउंट टू ए फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7, ठीक है, वहां पे आप रख दो। कितने दिन के अंदर अंदर? 6 महीने के अंदर अंदर। कब? ये 2023 जैसे खत्म होता है इसके 6 महीने के अंदर अंदर डाल दो सारा पैसा यहाँ पे, ठीक है। इससे ये जो शेड्यूल 7 में जो कुछ भी है फंड वगैरह, इसका हम लोग डिस्कशन करेंगे, टेंशन मत लो, आराम से, ठीक है। अभी ये हम लोग ने सीएसआर एक्सपेंडिचर कितना करना है देख लिया, अब थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी के टुवर्ड्स बात कर ले। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सीएसआर कमेटी का? बहुत सिंपल रिस्पॉन्सिबिलिटी सर। सीएसआर कमेटी इंश्योर करेगा ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो फॉर्मुलेट करेगा, रेकमेंड करेगा बोर्ड को सीएसआर पॉलिसी, कौन सा सीएसआर पॉलिसी में उनको करना चाहिए, मतलब कैसा सीएसआर पॉलिसी बनाना चाहिए, विच विल इंडिकेट द एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन बाय द कंपनी, ठीक है, बाय द कंपनी इन एरियाज और सब्जेक्ट डिस्क्राइब्ड इन शेड्यूल 7 ऑफ द एक्ट। शेड्यूल 7 में जिन जिन एरियाज में सब्जेक्ट में बता रखा है वहाँ पे आपको सीएसआर एक्टिविटीज करना है। तो रेकमेंड करेगा, कौन रेकमेंड करेगा? सीएसआर कमेटी। सीएसआर कमेटी नहीं है तो कौन रेकमेंड करेगा? सीएसआर बोर्ड। सीएसआर कमेटी नहीं है तो बोर्ड ही रहेगा वहाँ पर, तो बोर्ड किसी को रेकमेंड थोड़ी ना करेगा, बोर्ड अपने आप करेगा। और अगर सीएसआर कमेटी है तो सीएसआर कमेटी बोर्ड को रेकमेंड करेगा कि भैया ये वाला पॉलिसी बनाओ, इस बार इस जगह पे इस एक्टिविटीज़ में आप डालो पैसा, ठीक है। फिर रिकमेंडिंग द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, जितना आपको अमाउंट डालना है, कितना आपको एक्सपेंडिचर करना है सीएसआर में। मॉनिटर करेगा सीएसआर पॉलिसी टाइम टू टाइम, है ना। CSR committee shall formulate and recommend to the board an annual action plan in pursuance of CSR policy which shall include the following, namely एक annual action plan recommend करेगा। ये क्या है annual action plan? देखो, the list of CSR projects or program that are approved by BOD to be undertaken in areas or subjects specified in Schedule 7, the manner, मतलब कौन सा list, मतलब the list of CSR project और program, ठीक है, that are approved by board to be undertaken in areas or subjects specified in Schedule 7, मतलब CSR committee shall formulate and recommend to the board an annual action plan। मतलब आपने देखो, आपने डिसाइड किया कि ये प्रोजेक्ट्स जो है अपनाने वाले हो। डिसाइड करने से हो जाता है क्या? एक एक्शन प्लान चाहिए होता है ना, एक एक्शन प्लान चाहिए होता है। वो एक्शन प्लान कौन रेकमेंड करेगा, कैसे इसको एग्जीक्यूट करे, कौन रेकमेंड करेगा? CSR कमेटी। किसको? बोर्ड को, ठीक है। फिर मैनर ऑफ एग्जीक्यूशन, किस प्रकार से मैं एग्जीक्यूट करें इस चीज़ को। फिर मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म, समझ में आ रहा है कि इसको मॉनिटर कैसे करें। हम लोग पैसा लगा रहे हैं CSR एक्टिविटीज़ में, सही बात है, इसको मॉनिटर कैसे करें वो भी तो बताओ, तो वो चीज़ समझ में आ रहा है।
रिपोर्ट कैसे करें, रिपोर्टिंग मैकेनिज्म की, अच्छा काम ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो जितना मार्क करवा रहा हूँ उतना समझ में आ रहा है, समझ में आ चुका है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ CSR कमेटी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी, ओके। फिर फंक्शन ऑफ द बोर्ड, बोर्ड क्या करेगा? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एवरी कंपनी शेल, फंक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ ए कंपनी आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द रिकमेंडेशन, वो रिकमेंडेशन तो सुनेगा सबसे पहले कि अच्छा ये रिकमेंडेशन है, किसका रिकमेंडेशन? CSR कमेटी ने जो भी रिकमेंड किया है, तो अप्रूव द CSR पॉलिसी फॉर द कंपनी, बोर्ड अप्रूव कर देगा। ठीक है, CSR कमेटी ने बताया कि इस बार पॉवर्टी में ध्यान देना है, पॉवर्टी में पैसा लगाना, तो वहीं पे लगेगा पैसा, अप्रूव कर रहे हैं हम, समझे? फिर फर्दर द कंपनी शैल मैंडेटरीली डिस्क्लोज द कॉम्पोजिशन ऑफ CSR कमेटी, CSR पॉलिसी एंड प्रोजेक्ट्स अप्रूव बाय द बोर्ड ऑन देयर वेबसाइट, वेबसाइट में डाल देना पड़ेगा आपको कि CSR कमेटी में कौन कौन बैठा है, CSR कमेटी में कौन कौन बैठा है, CSR कमेटी में कौन कौन बैठा है, कौन सा CSR पॉलिसी आप लोगों ने बनाया है, कौन से प्रोजेक्ट्स में आप करने वाले हो CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी की वेबसाइट में डाल देना होगा, कंपनी की वेबसाइट में आपको डाल देना होगा। फिर ensure that activities which are included in CSR policy of the company are undertaken by the company, ensure करना होगा कि एक्टिविटीज जो भी CSR पॉलिसी में आपने सोचा कि ये आपने CSR पॉलिसी बनाए इस साल के लिए, तो वो आपको मेक श्योर करना होगा कि कंपनी जो है वो अंडरटेक कर रहा हो वो सारे पॉलिसीज जो आप लोगों ने पास किया, जो आप लोगों ने डिसाइड किया। समझ में आ रहा है? ये है बोर्ड का फंक्शन। फिर आगे बढ़ो सर। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, डिस्क्लोज भी करना होगा। बोर्ड शैल डिस्क्लोजर इन इज बोर्ड रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट में भी डिस्क्लोज करना होगा, वेबसाइट में भी डिस्क्लोज करना होगा। क्या डिस्क्लोज करे सर? कॉम्पोजिशन क्या है CSR कमेटी, मतलब CSR कमेटी में कौन कौन बैठा है, CSR पॉलिसी क्या है आपका, CSR पॉलिसी क्या है आपका। फिर है इन केस ऑफ स्पेंडिंग, in case CSR spending does not meet 2%, the reason for the unspent amount and the details of the transfer of unspent amount relating to an ongoing project to a specified fund। सुनो 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 देखो थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके, इतना पहले करेंगे। क्या बोले? इन केस ऑफ CSR स्पेंडिंग डज नॉट मीट 2%, द रीजन फॉर द अनस्पेंट अमाउंट, मतलब आपको पता है कि 2% का आपको तो करना होगा एक्सपेंडिचर, लेकिन अगर आपका 2% का एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है, अगर आपका 2% का एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, वाई, वो बताओ आप। कहाँ पे बताना है सर? बोर्ड रिपोर्ट में बताना है सर, बोर्ड रिपोर्ट में, ठीक है। और एंड है ना, प्लस डिटेल्स ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द अनस्पेंट अमाउंट रिलेटिंग टू एन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट टू अ स्पेसिफाइड फंड, ठीक है। और अगर आपने पकड़ लो 2% का आपने पैसा नहीं डाला है, 2% का एक्सपेंडिचर नहीं किया, आपका 5 करोड़ निकलता है फॉर एग्जांपल, 5 करोड़ में से सिर्फ आपने 2 करोड़ ही एक्सपेंडिचर किया है CSR एक्टिविटीज़ में, अब 3 करोड़ बाकी है, तो 3 करोड़ का जो अमाउंट है, अनस्पेंट अमाउंट है, ठीक है, वो आपने किसी स्पेसिफाइड फंड में डाल रखा है, कहीं पे रखा होगा, तो उन सारा डिटेल जो है आपको बोर्ड रिपोर्ट में देना होगा, बोर्ड रिपोर्ट में बताना होगा। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का मतलब होता है जो प्रोजेक्ट 1 साल में नहीं खत्म होता है, कम से कम 3 साल लगाता है खत्म होने में। समझ में आ रहा है? ऑनगोइंग प्रोजेक्ट वो हम लोग आगे जाकर देखेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है, समझे। अगर पैसा खर्चा नहीं हुआ है तो क्यों नहीं खर्चा हुआ है, और अगर पैसा खर्चा नहीं हुआ है कहाँ पे रखे हो, कौन से फंड में डाल रखे हो, बताओ, बोर्ड रिपोर्ट में बताओ। समझ में आ रहा है? फिर है एक्सेस स्पेंडिंग। देखो अगर आप बहुत ज़्यादा खर्चा कर लेते हो, जितना 2% है आपने 5% कर दिया, देखो टेंशन वाली बात नहीं है, सेट ऑफ हो जाएगा। देखो सिंपल बात है, मैं पहले समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे आपको 5 करोड़ का खर्चा करना था इस साल 2021 को, फॉर एग्जांपल आपको 5 करोड़ का खर्चा करना था, आपने किया 7 करोड़ का खर्चा CSR एक्टिविटीज़ में। वारे वाह, इतना डोनेशन। तो आपने एक्सेस कितना किया? आपने एक्सेस 2 करोड़ का किया। तो अगले साल अगर आपका खर्चा है 5 करोड़ का फिर से, तो उसमें से 2 करोड़ माइनस हो जाएगा, आप 3 करोड़ खर्चा करने से चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि 2 करोड़ एक्स्ट्रा आपने पिछली साल जो है आपने खर्चा किया है। ये कितने सालों तक चलता रहेगा? ये 3 साल तक चलता रहेगा। समझ में आ रहा है? आपने 7 करोड़ इस बार साल किया, अगले साल भी 7 करोड़ कर दिया, पिछले उसके बाद भी 7 करोड़ कर दिया, तो जो एक्सेस अमाउंट है वो कैरी फॉरवर्ड कब तक हो जाएगा? 3 साल तक हो जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। समझ में आ चुका? ओके। मतलब क्या सर? मतलब समझाओ ना। मतलब ऐसा है कि 2021 को
आपने 7 करोड़ का खर्चा किया है, 2022 को आपको 5 करोड़ का खर्चा करना था, यहाँ पे भी आपको 2021 को भी 5 करोड़ का खर्चा करना था, लेकिन आपने 2 करोड़ एक्स्ट्रा कर दिया। क्या ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता था 2022 में? हो सकता था। क्या आपने किया? नहीं किया। आपने कहा कि नहीं मेरे को 5 करोड़ करना है, आपने 5 करोड़ किया, ये कैरी फॉरवर्ड नहीं किया। 2 करोड़ जो है कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे कि नहीं किया। कितने साल तक नहीं किया आपने? 2022, 2023, 2024, 3 साल तक आपने कैरी फॉरवर्ड नहीं किया। उसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगा कैरी फॉरवर्ड करने का। 3 साल तक आपके पास चांस रहता है कैरी फॉरवर्ड करने का। समझ में आ रहा है? कैरी फॉरवर्ड मतलब समझे ना, इस साल ज़्यादा खरीदिए, नेक्स्ट साल थोड़ा कम करो, जितना ज़्यादा एक्सेस किया है उतना कम कम कर दो नेक्स्ट साल। समझे ना? ओके, फिर देखो क्या बताया यहाँ पे। इफ अ कंपनी स्पेंड्स एन अमाउंट इन एक्सेस ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड CSR expenditure, such excess amount may be carried forward to be set off from expenditure requirement of succeeding financial year subject to the following conditions. Set off हो सकता है subject to the following condition. Set off can be claimed up to 3 financial year only. The excess amount available for set off shall not include the surplus arising out of CSR activities. ओहो सर, मतलब सर सरप्लस ये कौन सा है सर? सरप्लस एक्सेस अमाउंट अवेलेबल फॉर सेट ऑफ शेल नॉट इंक्लूड द सरप्लस अराइजिंग ऑफ CSR एक्टिविटीज। मतलब क्या है? देखो समझाता हूँ। देखो आपको 2021 में करना था 5 करोड़ का एक्सपेंडिचर, आपने किया 7 करोड़। ठीक है, कितना ज़्यादा किया आपने? 2 करोड़। 2 करोड़ आपने ज़्यादा किया एक्सेस। क्या ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगले साल? हाँ सर, कैरी फॉरवर्ड 2 करोड़ नेक्स्ट ईयर कम करेंगे खर्चा। अब बोला कि इसी साल आपने जो CSR एक्टिविटी किया, उस एक्टिविटीज़ करने के दौरान आपके पास सरप्लस अमाउंट आया। सर प्रॉफिट आया? नहीं, उसको प्रॉफिट नहीं करेंगे, सरप्लस अमाउंट कहेंगे, जो हम लोगों ने ऊपर देखा है। सरप्लस अमाउंट मतलब हाँ, डोनेशन करते करते जो हम लोगों ने पैसा कमाया, मतलब पैसा जो घुसा अपने कंपनी में, हाँ ना। तो कितना पैसा घुसा? कितना पैसा घुसा? 10 करोड़ का पैसा घुसा है सर, 10 करोड़ का पैसा घुसा है। ठीक है, 10 करोड़ का पैसा घुसा है सर। 10 करोड़ का क्या बताया सर? 10 करोड़ का पैसा घुस चुका है CSR एक्टिविटीज़ करते करते। तो ये जो 10 करोड़ का पैसा घुसा है ना अपने अंदर, अपने कंपनी में, इसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। इसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। इसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? हाँ जी, इसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते आपको समझाता हूँ। क्योंकि एवरी ईयर कंपनी को अपने नेट प्रॉफिट से कुछ ना कुछ देना पड़ता है। अगर 10 करोड़ मैंने नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर लिया तो नेक्स्ट ईयर 2% का कैलकुलेशन होगा ही नहीं। पकड़ लो 2% का कैलकुलेशन होके दिखा रहा है कि 8 करोड़ का आपको एक्सपेंडिचर करना है, और मेरे पास जो सरप्लस अमाउंट है, मैंने तो ये सरप्लस अमाउंट मैं यूज़ कर लूँगा नेक्स्ट ईयर। ये तो मेरे पॉकेट से नहीं गया ना, ये तो कंपनी के पॉकेट से नहीं गया, ये सरप्लस अमाउंट है। मतलब CSR एक्टिविटीज़ करने के समय पे मेरे को डोनेशन मिला था, वो मैं खर्चा कर रहा हूँ। तो CSR एक्टिविटीज़ ऐसे होता है क्या? नहीं, CSR एक्टिविटीज़ ऐसे नहीं होता। हर साल आपको अपने पॉकेट से खर्चा करना होगा, और जो आपको डोनेशन मिल रहा है, जो कि आपका सरप्लस अमाउंट है, वो तो अलग से खर्चा करना ही होगा। लेकिन आपके ऊपर जो ऑब्लिगेशन है 2% का खर्चा करना, वो इससे आप छुटकारा नहीं मिल सकता। आपको 2% का आपको खर्चा करना ही पड़ेगा अपने पॉकेट से, ना कि डोनेशन वगैरह मिलने से। समझ में आ रहा है? आपके नेट प्रॉफिट से खर्चा होगा। इतना समझे? इतना समझे? क्लियर हुआ ये चीज़? हाँ जी है ना? क्लियर हो चुका है? और समझाओ क्या मैं थोड़ा? सुनो, यह है चिंटू। चिंटू को पता है कि चिंटू को 2021, 2022, 2023, 2024 हर साल 2% का नेट प्रॉफिट उसका चला जाएगा। 2% नेट प्रॉफिट किसका? प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर का नेट प्रॉफिट उसको चला जाएगा। हर साल उसको 2% का CSR एक्टिविटीज़ में पैसा डालना होगा। एक दिन अचानक 2022 में वो CSR एक्टिविटीज़ करते करते उसको डोनेशन मिल गया 10 करोड़ रुपए का। ठीक है, उसने अपने दिमाग में लगाया कि ये 10 करोड़ रुपए का जो डोनेशन मिला है वो मैं 2023 में यूज़ कर लूँगा एज CSR एक्टिविटी, और मेरा 2% बच जाएगा अपने नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट में मेरा जो अगले साल मेरे को करना पड़ता था ना, वो बच जाएगा, वो मेरे को करना नहीं पड़ेगा। तो कंपनी एक्ट कहता है कि बेटा ये जो 10 करोड़ है ना, इसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते।
इसको आप 23 को यूज़ नहीं कर सकते एज 2%। 2% के जगह पे रिप्लेस नहीं हो सकता ये तो अलग से आपको खर्चा करना पड़ेगा ही, अगले साल करो खर्चा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो 2% आपको अपने पॉकेट से देना पड़ता था ना एवरी साल, ये आपको एवरी साल कैलकुलेट करके अपने ही पॉकेट से देना होगा 2%। और ये तो अलग है, ये तो बोनस है, ये तो अलग से खर्चा होगा। समझ में आ रहा है? 2% का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, समझे? ओके सर। इससे ज़्यादा तो भैया भगवान कृष्ण भी आके आपको नहीं समझा सकता, है ना। फिर देखो, बोर्ड रेजोल्यूशन शैल बी पास्ड इन दिस रिकॉर्ड, BR@BM पास करना होगा, ठीक है। एक्सेस स्पेंडिंग अगर आपको करना है तो मेरे को 7 करोड़ करना है, मेरे को करना था 5 करोड़, मेरे को 5 करोड़ का मेरा ऑब्लिगेशन है, लेकिन मेरे को करना है 7 करोड़, ठीक है। तो उससे पहले बोर्ड से अप्रूवल ले लो। सरप्लस अराइजिंग आउट ऑफ CSR प्रोजेक्ट, जो सरप्लस ये मेरे को 10 करोड़ का जो 10 करोड़ का जो मेरे को डोनेशन मिला है, इसको क्या करे सर? बताओ ना, कुछ सोल्यूशन निकालो सर, इसका कुछ ना कुछ तो करना होगा सर, क्या करे? सुनो क्या करना है, इन प्रकार के सरप्लसेस को क्या करना है, देखो बोले क्या बोले एनी सरप्लस अराइजिंग आउट ऑफ द CSR एक्टिविटी शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द बिजनेस प्रॉफिट। ये तो आपको पता ही है, बिजनेस का प्रॉफिट नहीं होगा ये। शैल बी प्लॉग्ड बैक इनटू द सेम प्रोजेक्ट में पैसा डाल दो। इट शैल बी ट्रांसफर टू द अनस्पेंट CSR अकाउंट। अगर पैसा डालने की मतलब हो ही नहीं रहा खर्चा, मैं कैसे करूं खर्चा? 10 करोड़ का खर्चा कर दूं, मतलब एवं कर दूं क्या? मेरे से नहीं हो पा रहा है खर्चा, मैंने 2 करोड़ 3 करोड़ किया है खर्चा, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं हो पा रहा है, अगले साल करूं? हाँ करो, लेकिन कहाँ पे रखना है पैसा? इट शैल बी ट्रांसफर टू अनस्पेंट CSR अकाउंट एंड शैल बी स्पेंट इन परसेंस टू CSR पॉलिसी एंड एनुअल एक्शन प्लान ऑफ द कंपनी, ठीक है। It shall be transferred to a fund specified in Schedule 7 to the Act within a period of 6 months of the expiry of the financial year. उस साल में देखो, इस साल में ना देखो 10 करोड़ का आपको मिला है, 10 करोड़, ये फटाफट कहाँ पे जाएगा? ये जाएगा आपको अनस्पेंट CSR अकाउंट में। क्यों जाएगा? पूरा आपने खर्चा नहीं कर पाए, थ्रू आउट द ईयर आप खर्चा कर रहे हो, नहीं हो पाया खर्चा। तो उसके बाद अगर आपका खर्चा फिर भी नहीं हो पाया, थ्रू आउट द ईयर आपको खर्चा नहीं हो पाया, फिर आप सेंड कर दोगे फिर से इसको, या आपने कहाँ पे रखा है? अनस्पेंट CSR अकाउंट में रखा है, इसको इससे निकाल के आपको दोबारा से ट्रांसफ़र कर देना होगा शेड्यूल 5 में जो अकाउंट बोल रखा है वहाँ पे, जो फंड क्रिएट करना है वहाँ पे, विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है 2023, इसके 6 महीने के अंदर अंदर शेड्यूल 5 के फंड में डाल दो, ठीक है। फर्दर सच सरप्लस अमाउंट प्रोलॉग्ड बैक इनटू द सेम प्रोजेक्ट शैल नॉट बी इंक्लूडेड। इसका मतलब क्या है? देखो, फर्दर सच सरप्लस अमाउंट, जो सरप्लस अमाउंट हम लोगों ने सेम प्रोजेक्ट में लगा रखा है ना, शैल नॉट बी इंक्लूडेड वेयर? शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ एक्सेस अमाउंट बाय द कंपनी कैरिड फॉरवर्ड फॉर क्लेमिंग सेट ऑफ इन सक्सेसिव 3 फाइनेंशियल ईयर एज पार्ट ऑफ 2% CSR ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी फॉर फाइनेंशियल ईयर इन विच इट इज स्पेंट। समझ में आ रहा है इतना टाइम जो मैं बोल रहा था? हाँ जी, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता, क्लेम नहीं कर सकते नेक्स्ट ईयर, ठीक है। ये कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता एज अ पार्ट ऑफ 2% CSR ऑब्लिगेशन। मतलब चिंटू जो सोच रहा था ना कि 2% की जगह ये 10 करोड़ यूज कर लेंगे, 2% मेरा खुद का जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, वहां से नहीं लेंगे एवरेज निकाल के, तो वो नहीं हो सकता। इस बात का ध्यान में रख सकते हो आप, कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता, क्लेम नहीं कर सकते इन सक्सीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर एज पार्ट ऑफ 2% CSR ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी फॉर फाइनेंशियल इन विच इट इज स्पेंट। समझ में आ रहा है? 2% का एक्सचेंज में वो नहीं हो सकता, समझे? हाँ जी, हाँ। तो एवरी ईयर 2% तो करना ही होगा आपको। 10 करोड़ एक्स्ट्रा आया है वो एक्स्ट्रा करो, लेकिन 2% अपने पॉकेट से भी निकालो, समझे? अच्छा, CSR का रिपोर्टिंग देखेंगे हम लोग, ठीक है। बहुत ही ईजी, खत्म हो चुका है, सांस लेते रहो। CSR का रिपोर्टिंग देखेंगे हम लोग। रिपोर्टिंग में क्या बताया? The board report of a company pertaining to any financial year shall include an annual report on CSR in specified format as CSR rules, ठीक है। एक annual report जाएगा CSR का हमेशा। Okay, so I think this is clear. Now we will move to CS implication agency. Okay, CS implication, or या फिर you can say CS implementing agency. Now what is this all about? See, let's study.
CSR implementing agency refers to agencies which take up social, educational, and other welfare work. The CSR activities can be carried out by the company either directly or through an implementing agency or through a combination of both methods. तो या तो डायरेक्टली आप करो या फिर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को रखो, ठीक है. CSR implementing agency shall have a CSR registration number. CSR implementing agency get registered with CG by filing CSR 1. तो सिर्फ CSR कमेटी बनाने से नहीं होता है, इम्प्लीमेंट भी तो करना होता है. CSR इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी आता है वहाँ पे. क्राइटेरिया टू रजिस्टर एन एंटिटी एज CSR इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी. एंटिटी शुड ईदर a company established under section 8 or registered public trust or a registered society or any entity established under the act of the parliament or state legislature. तो कोई भी एंटिटी है जो इन सारे कैटेगरीज में आ जाते हैं वो एज अ CSR इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बन सकता है, ठीक है. इन केस ऑफ अदर देन गवर्नमेंट established entities it shall be registered under section 12A and 80G of the income tax act. तो इस बात का ध्यान रखना है. इन केस ऑफ अदर देन गवर्नमेंट established एंटिटीज. नॉन गवर्नमेंट है तो आपको इन सारे सेक्शंस के तहत भी, इनकम टैक्स एक्ट के तहत भी आपको रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है. इट शैल हैव एन एस्टैब्लिश्ड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ एटलीस्ट 3 years इन अंडरटेकिंग सिमिलर एक्टिविटीज़. आपने सिमिलर एक्टिविटीज़ कर रखे हो पिछले 3 साल में. कौन सा सिमिलर एक्टिविटीज़? ये इम्प्लीमेंटिंग करना, कोई भी किसी भी प्रकार का आपका जो है पॉलिसी वगैरह इम्प्लीमेंट करना. ट्रैक रिकॉर्ड इज एग्जाम्प्टेड इफ सच एंटिटी स्टैब्लिश्ड बाय द कंपनी वेदर सिंगली और जॉइंटली. समझ में आ रहा है? रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रैक रिकॉर्ड इज एग्जाम्प्टेड इफ सच एंटिटी स्टैब्लिश्ड बाय द कंपनी वेदर सिंगली और जॉइंटली. इतना समझ में आ चुका? कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर? बहुत बवाल. फिर सर बताओ ट्रीटमेंट ऑफ अनस्पेंट अकाउंट. अनस्पेंट ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद ये करेंगे फिर खत्म. ट्रीटमेंट ऑफ अनस्पेंट अमाउंट, जो पैसा खर्चा नहीं किए सर वो क्या करे. उससे पहले एक डेफिनेशन है जिसको कहा जाता है ऑनगोइंग प्रोजेक्ट. ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का मतलब क्या है एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग. ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का मतलब होता है मल्टी ईयर प्रोजेक्ट्स जहां पे 1 साल में खत्म नहीं होता, 3 साल लग जाता है. नॉट एक्सीडिंग 3 year एक्सक्लूडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच इट वॉज कमेंस्ड. मतलब इस साल में अगर आपने प्रोजेक्ट को लिया है जो कि 3 साल लग जाता है, मल्टी ईयर प्रोजेक्ट है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, तो इस साल को एक्सक्लूड कर देंगे. उसके बाद 3 साल तक ये प्रोजेक्ट, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, उसको कहा जाता है ऑनगोइंग प्रोजेक्ट. समझ में आ रहा है? तो देखा जाए तो 4 साल लगता है. एक है आपका जिस साल आपने प्रोजेक्ट को लिया, फॉर एग्जांपल 2020 को आपने प्रोजेक्ट को लिया तो बोला कि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है जिस साल जो प्रोजेक्ट 3 साल तक चलता है, इससे ज़्यादा नहीं. तो 3 साल कहाँ से काउंट करेंगे? यहाँ से नहीं, 21, 22, 23, ठीक है, 23, 3 साल. तो ये क्यों काउंट नहीं किया? क्योंकि इस साल तो कमेंस ही हुआ था, इसलिए. समझ में आ रहा है? ओके. बोले इफ द कंपनी फेल्स टू स्पेंड अमाउंट टू बी स्पेंट एज CSR इफ देर इज ऑनगोइंग प्रोजेक्ट. अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में आप फेल हो चुके हो, मतलब आपका प्रोजेक्ट चल रहा है लेकिन आप पैसा खर्च ही नहीं कर पा रहे हो यहाँ पे, इफ देर इज नो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट. अगर आपके पास ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं है, पहला तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं है, उसके बाद है अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो पहला अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं है, नो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, ट्रांसफर सच अनस्पेंट अमाउंट टू अ फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7 विद इन 6 months फ्रॉम एक्सपायरी ऑफ फाइनेंशियल ईयर. ठीक है, ये हम लोगों ने देख रखा है. अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो क्या करना है? अमाउंट रिमेनिंग अनस्पेंट शैल बी ट्रांसफर्ड बाय द कंपनी विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल टू a special account known as unspent corporate social responsibility account, and such account shall be spent within a period of 3 financial year from the date of such transfer, failing which the company shall transfer the same fund to schedule 7 वाला fund within a period of 30 days. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये समझो, मैं समझा देता हूँ यहाँ पे. ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं है, नो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, तो आपका जो अनस्पेंट अमाउंट है, जो खर्चा नहीं हो पाया आपसे, वो आप कहाँ पे डालोगे? आप शेड्यूल 7 वाले फंड में डाल दोगे. अगर आपका ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो आप कहाँ पे डालोगे? आप डालोगे उस पैसे को, पैसा खर्चा नहीं कर पाया, पूरा खर्चा हो ही नहीं पाया, 3 साल से लगा रहे खर्चा करने में लेकिन हो ही नहीं पाया खर्चा, क्या करें? तो उस पैसे को आप डाल दोगे अनस्पेंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट. समझ में आ रहा है? हाँ जी, यहाँ पे समझ में आ रहा है. और इसको खर्चा करना है अगले 3 साल के अंदर.
3 फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर आपको खर्चा करना। अगर 3 साल के अंदर अंदर खर्चा नहीं कर पाए तो आपको ये पैसा डाल देना है फिर से शेड्यूल 7 वाले फंड में। कितने दिन के अंदर अंदर? 3 साल खत्म हो चुका है, इसके 30 दिन के अंदर अंदर, 30 डेज के अंदर अंदर, विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द 3rd फाइनेंशियल ईयर। समझ में आ चुका है? हाँ जी मेरे लल्ला बताओ, ठीक है। फिर देखो, where a company spends an amount in excess of requirement, such excess amount may be set off against the required to spend up to 3 फाइनेंशियल। ये तो एक्सेस अमाउंट जो कि आपने एक्सेस में स्पेंड कर दिया, तो 3 साल तक आप उसका सेट ऑफ ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये हम लोग ने आगे भी देखा है। फिर आता है आपका सीरियसली आ जाता है आपका ये शेड्यूल 7, जो शेड्यूल 777 हम पढ़ते आ रहे हैं। यहां पर आपका सारा एक्टिविटीज दे रखा है। एक्टिविटीज विच में बी इंक्लूडेड, सब नहीं करेंगे, कुछ कुछ ही करेंगे, ठीक है। एक्टिविटीज विच में बी इंक्लूडेड बाय कंपनीज इन देयर कॉर्पोरेट सोशल पॉलिसीज एक्टिविटीज। पहला, इरेडिकेटिंग हंगर पॉवर्टी माल न्यूट्रिशन, ठीक है। मेकिंग से अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटाइजेशन या फिर सैनिटेशन। फिर प्रोमोटिंग एजुकेशन, प्रोमोटिंग जेंडर इक्वालिटी, empowering women, setting up homes, hostels for women and orphans, ensuring environmental sustainability, protection of natural heritage, art, culture. फिर measures for the benefit of armed forces, veterans or war widow and their dependents. War widow मतलब पता है ना, जो शहीद हो जाते हैं, उनके जो विधवा होते हैं, उनके लिए कुछ करो आप। ट्रेनिंग टू प्रोमोट रूरल स्पोर्ट्स, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, वो भी CSR माना जाता है, नेशनल रिलीफ फंड, ठीक है। तो ये सारे, तो यहां में से कोई भी फेवरेट आपका 8 चूज करके 8 रीड कर लेना। फेवरेट। लास्ट एक चीज देखेंगे हम लोग, जो हम लोगों ने ऊपर बताया ना कि जहां जहां भी हम लोगों ने बताया कि शेड्यूल 7 में ट्रांसफर करो, शेड्यूल 7 में ट्रांसफर करो। अगर आप ट्रांसफर नहीं किए तो क्या होगा? अगर आप ट्रांसफर नहीं किए तो क्या होगा बाबू? अगर आप ट्रांसफर नहीं किए तो क्या होगा? ठीक है, अगर नहीं किया तो क्या करना है सर? अगर नहीं किया तो क्या करना है सर? देखो मैं बताता हूं। पेनल्टी लग जाएगा आपके ऊपर। कितना पेनल्टी लगेगा सर? पेनल्टी लग जाएगा। कितना? किसके ऊपर? कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगेगा। कौन सा पेनल्टी? 2 into द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू द फंड टू बी ट्रांसफर टू फंड स्पेसिफाइड शेड्यूल 7, ठीक है। या फिर 2 into द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर टू अनस्पेंट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट, या फिर 1 crore रुपीज, विच एवर इज लेस, ठीक है। अगर आपने ट्रांसफर वगैरह नहीं करवाया तो कितना लगेगा पेनल्टी? 2 गुना ज़्यादा। शेड्यूल 7 में जितना आपको पैसा डालना था, नहीं डाले आप, तो 2 गुना ज़्यादा पेनल्टी लग जाएगा। जितना आपको कॉर्पोरेट अनस्पेंट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट में डालना था, नहीं डाले, आपको बताया था ना यहाँ पे डाल दो। मैंने समझाया भी था कि डाल दो यार, अनस्पेंट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट में डाल दो, 30 दिन के अंदर अंदर डाल दो यार, डाल दो, शेड्यूल 7 में डाल दो। अगर नहीं डाले आपने तो 2 गुना लग जाएगा आपके ऊपर लगान। यहाँ पर भी 2 गुना लगान लग जाएगा, ठीक है। या फिर 1 करोड़ रुपए, विच एवर इज लेस, जो भी कम है, ठीक है। ओके, 1 crore रुपीज। नाउ उसके बाद देखो, फॉर ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट, जो ऑफिसर्स डिफॉल्ट में हैं उनके लिए बताओ। उनको तो भैया 1/10 ऑफ द अमाउंट सब स्पेसिफाइड इन सच शेड्यूल, मतलब शेड्यूल 7 में जितना पैसा जाना था उसका 1/10 अमाउंट आपको भरना पड़ेगा एज अ फाइन। या फिर 1/10 आपको जो कॉर्पोरेट अनस्पेंट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट में जितना पैसा आपको डालना था, आपने नहीं डाला, उसका 1/10% आपको एज अ फाइन भरना पड़ेगा। या फिर 2 लाख रुपए, विच एवर इज लेस। तो मैक्स टू मैक्स तो 2 लाख रुपए ही होगा, और मैक्स टू मैक्स 1 करोड़ रुपए ही होगा कंपनी के लिए। समझ में आ चुका है? इसी के साथ ये पूरा वीडियो जो है ना, ये खत्म हो जाता है। इसका नोट्स वगैरह जो है वो मैं टेलीग्राम में एंड हमारे एप्लीकेशन में डाल दूंगा, ज़रूर वहाँ से डाउनलोड कर लेना। CSR एक्टिविटीज से ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत नहीं, बस ये कर लो। बहुत है, एग्जामिनेशन में बवाल मार्क्स आने वाला है, कोई आपको रोक नहीं सकता। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।